गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग में उज्जैनी ज्ञान और व्यापार का धड़कता हुआ हृदय थी। यही विक्रमादित्य का दरबार और यही जन्म लेती है अमर कहानी अमर सिंह की। एक साधारण गुरुकुल में बैठा ये जिज्ञासु बालक ही आगे चलकर अमरकोश का रचयिता अमर सिंह बनेगा। हर शब्द में उसे ब्रह्मांड की झलक दिखाई देती थी। शब्द उसके लिए केवल ध्वनि नहीं थे, हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ, इतिहास और भाव को वो एक साथ देख लेता था। एक दिन उज्जैनी दरबार से संदेश आया। महान सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विद्वानों को अपने नवरत्न सभा में आमंत्रित किया। अमर सिंह उज्जैनी की ओर चला। उसे नहीं पता था कि उसका ज्ञान जल्द ही पूरे भारत की भाषिक धड़कन बन जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबार, जहां राजनीति और साहित्य, युद्ध और विद्या साथ बैठते थे, यहीं अमर सिंह को नवरत्नों में स्थान मिला। सम्राट ने कहा, मेरे साम्राज्य को एक ऐसे ग्रंथ की जरूरत है जो शब्दों को भी एक सूत्र में बांध दे। क्या तुम ये दायित्व ले सकोगे अमर सिंह? विनम्रता से झुककर अमर सिंह ने उत्तर दिया, राजन, मैं शब्दों का ऐसा कोश रचूंगा जो आपके साम्राज्य की तरह लंबे समय तक टिका रहे। अब शुरू हुआ असली साधना का समय। सैकड़ों ग्रंथ, असंख्य शब्द और एक ही लक्ष्य, अमरकोश, जो ज्ञान की समूची परंपरा को समेटे। दिन और रात का भेद मिट गया था। वैदिक मंत्रों से लेकर काव्य शास्त्र तक हर पांडुलिपि से वो शब्दों के रत्न चुनकर अपने कोश में पिरो रहा था। कहा जाता है, कालिदास जैसे महाकवि भी अमर सिंह से शब्दों के सूक्ष्म अर्थ पर चर्चा किया करते थे। ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर ने आकाश के नक्षत्रों और ग्रहों के नाम समझाए। धन्वंतरी ने औषधियों के अनेक नाम बताए। एक ही पौधे के अलग अलग प्रांतों में भिन्न नाम। अमरकोश को उन्होंने 3 कांडों में बांटा, स्वर्ग, भुवि और सामान्य। ये वर्गीकरण आने वाले शताब्दियों के छात्रों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। आकाश के लिए एक नहीं, कई शब्द, दिव, नभ, व्योम, त्रिदेव। अमरकोश ने दिखाया कि भाषा कितनी समृद्ध और बहुरंगी है। अमरकोश को गद्य नहीं, पद्य में रचा गया, ताकि बच्चे इसे गाकर याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा सकें। दरबार से लेकर गुरुकुल तक यही छंद गूंजने लगे। जब सम्राट ने पहली बार अमरकोश के श्लोक बच्चों के मुंह से सुने तो समझ गए, ये ग्रंथ उनके साम्राज्य को वैचारिक एकता देने वाला है। दरबार के लेखकों ने अमरकोश की कई प्रतियां तैयार की। इन्हें साम्राज्य के अलग अलग विद्यालयों, आश्रमों और न्यायालयों में भेजा जाने लगा। उज्जैनी से निकला ये कोश पाटलिपुत्र, नालंदा, उज्जैन, मथुरा हर केंद्र तक पहुंचा। शब्दों की इस एक रूपता ने साम्राज्य की सांस्कृतिक एकता की रीढ़ बनाई। शासन आदेश, कर विवरण, भूमि पत्र, सब में सही शब्द चुनने के लिए अधिकारी अमरकोश का सहारा लेते थे, जिससे भ्रम और विवाद कम हों। केवल राज दरबार ही नहीं, दूर दराज के गांवों की पाठशालाओं में भी अमरकोश पढ़ाया जाने लगा। ब्राह्मण आचार्य हों या बौद्ध भिक्षु, सबको संस्कृत शब्दों की एक समान व्याख्या चाहिए थी। अमरकोश ने मतभेदों के बीच भाषिक सेतु का काम किया। अमरकोश में भारत की नदियां, पर्वत, प्रदेश सबके नाम मिलते हैं। ये केवल भाषा नहीं, एक सांस्कृतिक भूगोल की पुस्तक भी है। जब अमरकोश लगभग पूर्ण हुआ तो उसे राजसभा में प्रस्तुत किया गया। विक्रमादित्य ने उसे किसी विजयी सेना की भांति सम्मान दिया। ये ज्ञान की विजय थी। सम्राट ने कहा, मेरी सबसे बड़ी विजय वो है जिसे तलवार नहीं, शब्द कायम रखें। अमरकोश गुप्त साम्राज्य की वैचारिक पहचान बन चुका था। कुषाण और मध्य एशिया से आए विद्वान भी इस ग्रंथ में रुचि लेने लगे। संस्कृत शब्द संपदा अब सीमाओं के पार संवाद का माध्यम बन रही थी। बौद्ध भिक्षुओं के साथ अमरकोश की प्रतियां समुद्री मार्ग से श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाने लगी। भारतीय भाषा विज्ञान का ये बीज वहां भी रोपा गया। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले अधिकारी अमरकोश के सहारे एक समान राजभाषा गढ़ रहे थे। इससे प्रशासनिक निर्णयों में स्पष्टता और न्याय बढ़ा। अमरकोश पूरा होने के बाद भी अमर सिंह उसे लगातार संवारते रहे। उन्हें पता था शब्द बदलते हैं। अमर सिंह ने समझाया, राजन, शब्दों का अनुशासन ना हो तो विचारों और आदेशों में अराजकता फैलती है। विक्रमादित्य ने इसे शासन की मूल शक्ति माना। विवाद अक्सर शब्दों के अर्थ पर अटक जाते थे। जब न्यायाधीश अमरकोश की परिभाषा सुनाते तो पक्षकारों के पास उसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। कई गुरुकुलों में अमरकोश के श्लोक दीवारों पर लिखे जाते थे। कुछ आचार्य डरते थे कि इतने सारे पर्याय लिखने से शास्त्रीय अर्थ धुंधले हो जाएंगे। अमर सिंह का उत्तर था, मैं भाषा को बांध नहीं रहा, बस उसे दर्पण दिखा रहा। कभी कभी अमरकोश के सार्वजनिक पाठ होते। सैकड़ों कंठों में एक साथ शब्दों की धारा बहती। ये केवल पाठ नहीं, भाषा का उत्सव था। अपने अंतिम दिनों में विक्रमादित्य युद्ध कथाओं से अधिक अमरकोश के श्लोक सुनना पसंद करते थे। उन्हें लगता ये उनका सबसे स्थायी स्मारक है। जब विक्रमादित्य की चिता जली तो लगता था जैसे एक युग ही राख हो गया, पर उनके स्वप्न ज्ञान संपन्न भारत अमरकोश जैसे ग्रंथों में जीवित रहे। सम्राट चले गए, पर अमर सिंह की तपस्या जारी रही। अब उनका ध्यान ग्रंथ से ज्यादा उसे आगे ले जाने वाले शिष्यों पर था। अंत में वे लिखते हैं, ये नाम लिंगानुशासन विद्वानों के लिए उपकारक हो और मन ही मन जानते हैं ये साधारण जन की भी चुपचाप सेवा करेगा।
कालिदास का काव्य, वराह मिहिर का ज्योतिष और इनके बीच अमर सिंह का अमरकोश, ये सब मिलकर गुप्त युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बनाते हैं। गुप्त साम्राज्य के बाद भी नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों में अमरकोश व्याकरण की बुनियादी पुस्तक बना रहा शताब्दियों तक। कई विदेशी विद्वान संस्कृत शब्दों के अर्थ समझने के लिए अमरकोश पर निर्भर रहे। इस ग्रंथ ने भारतीय विचार को विश्व मानचित्र पर स्थान दिलाया। किसी कवि ने लिखा, अमर हुआ या नहीं पता नहीं, पर अमरकोश के हर शब्द में अमर सिंह की आत्मा बहती है। सच में वो शब्दों में ही बस गए। एक छोर पर विक्रमादित्य का दरबार, दूसरे छोर पर मध्यकालीन विश्वविद्यालय, बीच में खिंची एक निरंतर रेखा है अमरकोश की। यही इसकी ऐतिहासिक महत्ता है। आज भी संस्कृत के विद्यार्थी सबसे पहले जिन पुस्तकों का नाम सुनते हैं उनमें अमरकोश अवश्य होता है। समय बदला पर यह कोश पाठ्यक्रम से नहीं निकला। सिंहासन तो खाली हो गया पर अमरकोश आज भी जीवित है। यह दिखाता है राज सत्ता से अधिक दीर्घजीवी सत्ता ज्ञान की होती है। अमरकोश में जो नहीं आ पाया उसके लिए भी अमर सिंह ने निजी सूचियां बनाई, आम बोलचाल के उन शब्दों की जो शास्त्रों में जगह नहीं पाते थे। पूरे भारत में अलग अलग काम करने वाले लोग, पुजारी, वैद्य, व्यापारी, शिक्षक, सबको एक समान शब्द संपदा ने जोड़ा। अमरकोश इस अदृश्य एकता का सूत्रधार बना। इतिहास अमर सिंह को केवल शब्दकोशकार कहकर नहीं समझ सकता। वे संस्कृति संरक्षक थे जिन्होंने भाषा के माध्यम से एक युग की आत्मा को सुरक्षित रख लिया। राज्य मिट जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं, पर शब्द यदि ठीक से संवारे जाएं तो युगों तक गूंजते रहते हैं। अमरकोश और अमर सिंह इसी अमर गूंज का प्रतीक हैं।